पिछली किस्त के इख्तिताम पर हमने एक सवाल छोड़ दिया था। सवाल ये है कि जब चक, मुग़ल, अफ़गान, सिख और बाद में डोगरा हुक्मरान आए तो क्या किसी ने किसान को अपनी ज़मीन का मालिक बनाया या जागीरदारी हर दौर में मज़ीद मज़बूत होती गई? चक हुक्मरानों का दौर कश्मीर की तारीख में एक अहम मरहला समझा जाता है। ये पहली बार था कि जब मकामी कश्मीरी ख़ानदान इक़्तिदार के मरकज़ पर आया। बहुत से लोगों को उम्मीदें थी कि शायद अब सदियों पुराना जागीरदारी निज़ाम ख़त्म हो जाए। तारीख हमें लेकिन मुख्तलिफ जवाब देती है। मुअर्रिख D.N. दर अपनी किताब कश्मीर द लैंड एंड इट्स मैनेजमेंट के सफ़ा नंबर 19 पर लिखते हैं कि चक दौर में भी जागीरें देने का सिलसिला जारी रहा। बादशाह अपने रिश्तेदारों, वज़ीरों, फ़ौजी सरदारों और मंजूर नज़र अफराद को ज़मीनें अता करते थे। सोचिए, हुक्मरान मकामी थे, ज़बान भी वही थी, ज़मीन भी वही थी, किसान भी वही था, लेकिन उसके हकूक़ में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। सन 1586 यानी कि 1586 में मुग़ल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मुग़ल दौर का जिक्र आते ही जहन में बागात, इमारतें और शाही सफ़रनामे आते हैं, लेकिन एक किसान की नज़र से इस दौर को देखे तो तस्वीर मुख्तलिफ दिखाई देती है। मुग़लों ने जागीरदारी ख़त्म नहीं की, उन्होंने इसी निज़ाम को अपनी सल्तनत के इंतज़ामी ढांचे में हिस्सा बना लिया। जागीरें अब भी वफ़ादारी के बदले मिलती, ज़मीन अब भी रियासत की थी, काश्तकार अब भी मालिक नहीं था। मुग़ल हुकूमत ने इंतज़ामिया तब्दील की, ज़मीन की मलकियत का असूल बरकरार रहा। उसके बाद अफ़गान दौर आया। अफ़गान हुकूमत को अक्सर सख्त तरीन अदवार में शुमार किया जाता है। जागीरदारी के हवाले से भी यही तसलसल बरकरार रहा। ज़मीन की तकसीम बदस्तूर हुक्मरान के इख्तियार में रही। मकामी आबादी के लिए कोई नई ज़रई पॉलिसी सामने नहीं आई। किसान वही था, उसकी जिम्मेदारियां भी वही थी। 1819 में सिखों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने उम्मीद बांधी कि शायद नए हुक्मरान कोई मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर ले। तारीख़ रिकॉर्ड ऐसी कोई बड़ी तब्दीली नहीं दिखाता। अनूप सिंह सोडी अपनी किताब कश्मीर एंड द सिख्स एन इनसाइट के सफ़ा नंबर 52 पर लिखते हैं कि सिख दौर में पीरों, मौलवियों, पंडितों, सिख खदमत गुजारों और दूसरे बाअसर अफराद को जागीरें दी जाती रही। जागीरदारों की तादाद भी बढ़ती रही। मुअर्रिख D.N. दर अपनी किताब की सफ़ा नंबर 74 पे लिखते हैं कि 1845 तक कश्मीर में जागीरदारों की तादाद 3115 तक पहुंच चुकी थी। ज़रा इस तादाद पर गौर कीजिए, 3000 से ज़्यादा जागीरदार, हर जागीरदार के ज़ेरे असर ज़मीन, हर ज़मीन पर किसान। ये सिर्फ ज़मीन की तकसीम नहीं थी, ये ताकत की भी तकसीम थी। 1846 यानी कि 1846 में डोगरा हुकूमत कायम हुई। आम तौर पर जागीरदारी का जिक्र इसी दौर में शुरू किया जाता है। हकीकत ये है कि उस वक्त तक ये निज़ाम सदियों पुराना हो चुका था। डोगरा दौर में इसकी शक्ल ज़्यादा मुनज़्ज़म, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा पेचीदा नज़र आती है। सर वॉल्टर लॉरेंस ने 19वीं सदी के आखिर में कश्मीर का तफसीली सर्वे किया। वो अपनी मारूफ किताब द वैली ऑफ कश्मीर के सफ़हात 520 से 561 तक लिखते हैं कि ऐसे जागीरदार मौजूद थे जिनके कब्जे में 1000 कनाल से लेकर 75,000 कनाल तक ज़मीन थी। 1000 कनाल, 25,000 कनाल, 50,000 कनाल और कहीं 75,000 कनाल। लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है, किसान की मेहनत का क्या होता था? ज़मीन पर वो काम करता था, हल वो चलाता था, बीज वो बोता था, खेत की देखभाल वो करता था। फसल तैयार होती तो उस पर सबसे पहले रियासत का हक आता, उसके बाद जागीरदार का, फिर कारदार, तहवीलदार, ज़ैलदार, पटवारी और दूसरे अहलकार अपना हिस्सा वसूल करते हैं। मोहम्मद सुभान भगत अपनी किताब बांड जशन के सफ़ा नंबर 199 पर लिखते हैं कि तमाम हिस्से निकालने के बाद किसान के पास तकरीबन 12% गल्ला रह जाता था। फ़कत 12%। उसमें से उसने अपने घर का खर्च भी चलाना था, अगली फसल के लिए बीज भी बचाना था, कर्ज भी उतारना था और जिंदा भी रहना था।
غلام نبی عارض نے اس کیفیت کو اپنے اشعار میں محفوظ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے کسان ستو کھا کر رات گزارتے تھے اور کئی گھروں میں بغیر دودھ کی چائے ہی غذا بن جاتی تھی۔ یہ حوالہ کلیات عارض صفحہ نمبر 174 پہ درج ہے۔ یہ شاعری کسی مبالغے کا نتیجہ نہیں لگتا، یہ دیہی کشمیر کی معاشی حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسان کے پاس اپنی محنت کا مناسب حصہ بھی نہیں پہنچتا تھا تو وہ اگلے سال کھیتی کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب ہمیں اگلے مرحلے میں ملتا ہے۔ کاشتکار صرف جاگیردار کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا تھا، اس کے ارد گرد پورا ایک سرکاری ڈھانچہ کھڑا تھا۔ کاردار، تحویلدار، ذیلدار، پٹواری، چوکیدار، ہر اہلکار کسی نہ کسی شکل میں کسان کی زندگی میں موجود تھا۔ فصل کب کاٹنی ہے، کس مقدار میں کاٹنی ہے، کب گودام پہنچانی ہے، کب رسید ملے گی، یہ سب فیصلے کسان خود نہیں کرتا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جاگیرداری صرف زمین تک محدود نہیں رہتی، یہ پوری دیہی معاشرے پر اختیار حاصل کر لیتی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح تحویلدار رشوت وصول کرتے تھے، چوکیدار ہر سرکاری مہمان کا خرچ دیہات سے جمع کرتے، اوکھلیوں پر سرکاری مہریں لگائی دی جاتی تھی، اور عبدالحد آزاد اور غلام نبی عارض جیسے شعراء نے ان حالات کو اپنے شاعری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کس طرح سے کیا ہے۔ انہی حالات نے آگے چل کر عوامی بے چینی کو جنم دیا، جس نے کشمیر کی سیاست کا رخ مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ فی الحال سماعت کے لیے بہت شکریہ۔